नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ आपके विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल जो है वो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं 35 नंबर के आपके बोर्ड पेपर में, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो 35 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिक्त स्थान के रूप में, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में और एक लाइन के उत्तर के रूप में, सुमेलित कीजिए, सत्य है या असत्य है, इस तरह के वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि इन पाठों में से जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने आपके जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं, अनसोल्ड पेपर्स, सोल्ड पेपर्स, उन सब में से ढूंढ कर निकाला है। तो आप अगर बहुत अच्छे से किसी भी कारण से जो विस्तृत वीडियो मैंने बनाए हैं उन्हें यदि आप नहीं देख पाए हैं, किसी भी कोई भी कारण रहा हो आपका, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें और इन्हें याद रखें अपने दिमाग में, तो 100% मैं श्योर हूँ कि इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं लेसन्स की जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न बैठेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। आज का जो मैं लेसन आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अध्याय 3, धातु और अधातु में से पूछे जाने वाले बिल्कुल अति लघुतरात्मक प्रश्न। लेसन 1 और लेसन 2 के हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। बच्चों आपकी बुक में एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी दे रखी है धातुओं की, तो उसमें जो सबसे ऊपर स्थित तत्व हैं वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, जबकि जो सबसे नीचे जो तत्व पाए जा रहे हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। तो उन्हीं में से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हमारा जो उत्तर, 3 उत्तर दे रखे हैं, हमारा जो सही उत्तर है वो है फेरस, जिंक और एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर जिंक और फिर फेरस। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों अधातु और धातु दोनों का ही द्रव वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कोई भी हो, लेकिन आपके एक ऑप्शन में धातु भी दी जा सकती है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर देखें आप कि धातु लिखा हुआ है या अधातु लिखा हुआ है। अधिकतर बच्चे जब हम बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं तो अधिकतर बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में वो अधातु की जगह धातु वाला या धातु की जगह अधातु वाला ऑप्शन लगा देते हैं। जबकि आपको करना क्या है, बिल्कुल तसल्ली से पेपर को पढ़ना है। पूछा क्या गया है, धातु या अधातु, उसे देखना है और फिर अपने ऑप्शंस में से आंसर लगाना है। यहाँ हमसे पूछा गया है अधातु, तो अधातु जो है वो ब्रोमीन जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि धातु में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो धातु में कौन सी जो धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव है। आप सभी जानते हैं कि मरकरी, देखिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, मरकरी जो धातु होती है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इस तरह से धातु और अधातु दोनों के क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। थर्ड आ जाता है, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क दे रखा है, तो भर्जन विधि का प्रयोग जो है धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। धातु की अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, आप सभी को पता है हाइड्रोजन जो गैस है वो अम्ल से क्रिया कराने पर हमें प्राप्त होती है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना है ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MgO बनाता है, जो कि हो जाता है ऑक्सीकरण। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो अभी हमने कहा कि अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी दे रखी है उसमें सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है वो सबसे नीचे दे रखे हैं। तो Au व Ag जो होते हैं, प्लेटिनम भी हो सकता है, तो Au का मतलब आप समझ गए होंगे सोना, और Ag का मतलब आप सिल्वर। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में Au व Ag धातुएं जो है वो पाई जाती हैं। फिर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। फ्राइंग पैन जिसमें हम सब्जी छोंकते हैं, तो ग्रीस लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या पेंट लगाकर, बच्चों आप सभी को पता है कि ग्रीस लगाकर भी फ्राइंग पैन को नहीं रोका जा सकता और पेंट लगाकर भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हमें रोज रोज उसमें सब्जी बनानी है, रोज रोज उसका उपयोग करना है। तो लोहे के फ्राइंग पैन पर जिंक की परत चढ़ा करके जंग लगने से उसको बचाया जाता है।
फिर धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी तो वो किस में बदल जाएंगी? आप सभी को पता है, उसमें धनावेश की वृद्धि हो जाएगी। इस वजह से सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करती हैं। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है, तो हीलियम जो है वो उत्कृष्ट गैस है। आप जानते हैं उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? जिनके बाहरी कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो और या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो सभी तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो बहुत स्थायी हो जाते हैं और नॉर्मल रूप से वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। तो हीलियम जो है वो दूसरे नंबर पर ही आता है और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से जो इसे उत्कृष्ट गैस में शामिल किया गया है। फिर है सिनेबार, किसका अयस्क है? तो सिनेबार मरकरी का अयस्क है। किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब है आयनिक यौगिक किस में घुलनशील होते हैं? आयनिक यौगिकों का एक साधारण सा उदाहरण जो हम रोज काम में लेते हैं वो है नमक। तो आप देखिए बच्चों, नमक किस में घुलनशील है? पेट्रोल में, केरोसिन में, बेंजीन में या पानी में। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो सब जल में ही घुलनशील होते हैं। फिर आपके जो क्वेश्चन आ जाता है वो सुमेलित कीजिए। इस पार्ट में से अधिकतर 2 तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो ये कि मिश्र धातुएं दे रखी हैं और मिश्र धातुओं के उनके अवयव किन किन से मिलकर वो बनी हुई हैं वो दे रखा है, उनको आपको मिलाना होता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सीधा सा आपका आंसर लिख दिया है। आपके मिलाने को आता है तो आप इन्हें याद कीजिए और इसी ढंग से आप मिलाइए। जैसे कि पीतल ये बना है कॉपर से और जिंक से, कांसा ये बना है कॉपर से और टीन से, सोल्डर ये बना है लेड और टीन से, एसएन। स्टेनलेस इस्पात जो होता है वो फेरस से, निकल से और क्रोमियम से मिलकर बने होते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर के मैंने रूप में लिखे हैं, तो आप इनको ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा। सुमेलित करके वाले क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में या 1 नंबर वाला जो लिखना होता है उस वाले क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। दूसरे जो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपके इस पार्ट में से बनता है वो बनता है कि आपको तत्वों के नाम यहाँ पर दे दिए जाते हैं और m कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाती है कि इनके m कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने सही आंसर लिखा है। ऑर्गन जो होता है उसके m कोश में होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2 और एल्यूमिनियम के m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। अगला प्रश्न है बच्चों, किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम बताइए। तो उपधातुएं कौन सी होती है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो 2 उपधातुएं हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, Si एंड Ge। अगला क्वेश्चन, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। चमकीली अधातु आयोडीन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ धात्विक ऑक्साइड पूछा गया है। यदि यहाँ पर आता अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तब हम कहते हैं अम्लीय होती है। तो दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हो जाने चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय होती है जबकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज करती हैं, इस गुण को ध्वनिकता कहा जाता है। सोनोरस भी इसको कहते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण है वो मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि अभी हमने सुमेलित किया था कई सारी मिश्र धातुओं को। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं वो होता है 2n²। यहाँ पर n जो होती है वो कक्षा की संख्या होती है जो कि आपको दे रखी है। मान लीजिए कहा जाए कि 4th कक्षा में आप इसका इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताइए, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2n² से हम किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सीजियम धातु जो होती है उसका गलनांक इतना कम होता है कि वो हथेली पर रखने पर ही पिघलने लगती है।
ग्रेफाइट अधातु विद्युत की चालक है। बच्चों ग्रेफाइट जो है वो आपको पता है कि कार्बन का अपर रूप है और कार्बन एक अधातु है, इसलिए वो विद्युत की कुचालक है। जबकि कार्बन, हम ये भी जानते हैं कि कार्बन के जो 3 अपर रूप होते हैं कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो उसमें से ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और उस वजह से ग्रेफाइट में विद्युत की चालकता का गुण पाया जाता है। तो ये एक अपवाद है जो विद्युत का चालन करता है। भर्जन किसे कहते हैं? अब ये आपसे 1 नंबर वाले वे क्वेश्चन हैं जो आपसे लिखने के लिए पूछे जाते हैं। तो भर्जन किसे कहते हैं? तो धातु सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर उसका अपने धातु ऑक्साइड में बदल जाना भर्जन कहलाता है। कोई भी अयस्क है बच्चों, उसको यदि हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लें, उसी के धातु ऑक्साइड में, तो हमारे लिए उससे धातु निष्कर्षण करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि उन अयस्कों को किसी भी विधि के द्वारा उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाए। तो यहाँ भर्जन में किसे कर रहे हैं हम? धातु सल्फाइड अयस्कों को, ठीक है, उनके धातु ऑक्साइड में, और इसके लिए हमें इसे अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है वायु की उपस्थिति में। फिर नेक्स्ट है निस्तापन किसे कहते हैं? तो निस्तापन में यहाँ पर धातु सल्फाइड थे, जबकि यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क हैं। तो जो कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उन्हें सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर उनके ऑक्साइडों में बदलना निस्तापन कहलाता है। दोनों में अंतर है भर्जन और निस्तापन में। भर्जन में धातु सल्फाइड अयस्क होते हैं, जबकि यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क होते हैं। भर्जन में वायु की उपस्थिति ज्यादा होती है, ज्यादा वायु की उपस्थिति में, जबकि निस्तापन में सीमित वायु की उपस्थिति होती है और लास्ट में दोनों बदलते ऑक्साइड में ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यशद लेपन किसे कहते हैं? ये खालिस्तान के रूप में भी आपसे या किसी और लैंग्वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाना, अभी हमने पूछा था फ्राइंग पैन पर, लोहे के फ्राइंग पैन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो हमने कहा था यशद लेपन, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो यही क्वेश्चन बदली हुई लैंग्वेज में है कि लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल व क्षार में समानता बताइए। तो अम्ल और क्षार जो दोनों होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल करके वो आयन देते हैं। और दूसरा है कि इनका जो जलीय पानी होता है, इनका मतलब जब ये जल में घुल जाते हैं, एक्वस वाटर जो हो जाता है इनका, वो विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये पानी में जाकर के अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो वे यौगिक जो किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन को हटाकर उसे ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे जो यौगिक हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे HNO3 और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है, इस तरह से भी उदाहरण, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देकर के 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ऑक्सीकारक है, अपचायक है, क्या है वो। तो तब आपका आंसर क्या होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा, कॉपर जो है सोने को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है बच्चों, जो 24 कैरेट का सोना है, वो बहुत ही मुलायम होता है और उसके कोई भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उसमें कुछ कॉपर मिला करके और उसे कठोर बनाते हैं। और साथ ही वो कम कैरेट का हो जाता है, 22 कैरेट 23 कैरेट का वो हो जाता है, और तब उससे आभूषण बनाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों किया जाता है टीन का लेप? तो टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो वो उसके अंदर जो पदार्थ हैं उनसे वो क्रिया कर सकता है। इस वजह से क्रिया नहीं करें, इस वजह से टीन की अपेक्षा जिंक के बदले टिन की परत चढ़ाई जाती है। फिर है कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है और यह तत्व क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो वो जो तत्व है वो कैल्शियम हो सकता है, जो कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और जल में घुलनशील होता है और उसका गलनांक काफी उच्च होता है। सोडियम धातु को
मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। बच्चों, सोडियम इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है कि वो अगर हम पानी में रखेंगे या खुले उसको रखेंगे, खुले रखेंगे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर सकती है और आग लगा सकती है, और जबकि अगर पानी में रख दिया जाए तो भी वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से क्रिया कर सकती है। तो इस तरह से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए उसे मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है ताकि वातावरण की ऑक्सीजन से उसका संपर्क न हो। इसी तरह से केवल सोडियम ही वह धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। सभी धातुएं जो होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं और चाकू से नहीं काटी जा सकती, जबकि सोडियम धातु इतनी सॉफ्ट होती है, जिस तरह से पनीर होता है हमारे, उसी तरह से सोडियम धातु इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से इस पार्ट में से, धातु और अधातु वाले पार्ट में से, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, जो कि आपके पेपर में अधिकतर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को एक एक बार पढ़िए और साथ में इन्हें समय समय पर दोहराते रहिए, याद कीजिए। अगर आप हर लेसन के क्वेश्चंस को समय समय पर दोहराते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, तो वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आप फटाफट उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपने एग्जाम में दे सकेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी के लिए बहुत अच्छे से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते बच्चों।